बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। और आज हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की। हम बात करने वाले हैं काजी फाइज ईसा वर्सेस बंदयाल की। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कैदी नंबर 804 वर्सेस जेल सुपरिटेंडेंट। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मुझे पता है आप सब लोगों को मैच की पड़ी है जिस टाइम पर मैं बात कर रही हूँ। बारिश की वजह से वो जो वनडे मैच है वो 2 डे पे तब्दील हो गया। मतलब अभी वो मैच जारी है जब मैं वीडियो भी कर रही हूँ। मेरा वैसे सीरियसली दिल नहीं कर रहा था अभी वीडियो बनाने को, क्योंकि मैं मैच देख रही थी, लेकिन आना पड़ा ना। मतलब इतनी अच्छी बैटिंग चल रही हो तो आप इंडिया की बैटिंग की बात कर रही हो, इंडिया की। अच्छा खैर, इस बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन मुझे जब ये खबर पता चली मैच के इस रौले गौले में, तो मैंने कहा भाई इसके ऊपर तो एक छोटी सी वीडियो तो बनती है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि इस चीज़ को मैं आपसे छुपाऊं। अब कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804 बनने से पहले वो उम्मत मुसलमा के सबसे बड़े लीडर अपने आप को कहते थे। वो अपने आप को दुनिया जहां का सबसे बड़ा लीडर कहते थे। वो तो अपने आप को भुट्टो से भी बड़ा लीडर कहते थे। वो तो कहते थे मैं तो बेनज़ीर से भी बड़ा अजीम लीडर हूँ। इमरान खान की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, उन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में कभी नवाज शरीफ के ऊपर लान तान की, शहबाज शरीफ पर की, फिर उसके बाद मरियम नवाज पर की, आसिफ अली जरदारी पर की, बिलावल भुट्टो पर की, फिर उससे नीचे आते गए मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब पर की, अता तारर साहब तक पे ही उन्होंने कर ली। मतलब हर एक पर कर ली। तो मुझे लगा कि अब शायद उनकी आदत जाएगी। ठीक है, लेकिन आदत गंदी आदतें जब पड़ी हों तो इतनी जल्दी थोड़ी ना जाती हैं। उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी चढ़ाई करने की कोशिश की, लान तान करने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने जुडिशरी को भी अंडर प्रेशर करने की कोशिश की। उसके बाद मुझे लगा अच्छा अब यह मामला रुक जाएगा। अच्छा, यहां पर भी नहीं रुका। वही अगेन गंदी आदतें, है ना। अब गंदी आदतें इतनी बुरी पड़ चुकी हैं कि जेल में भी जाके, आप यकीन करें, कैदी नंबर 804 जेल में भी जाके दूसरों को नहीं बख्श रहा है। मतलब ये सीरियसली मैन, मतलब वो कहते हैं ना कि क्या खाकर पैदा किया था। मतलब मैं तो यही कहूंगी क्या खाकर पैदा हुए थे और क्या खाकर बड़े हुए हैं। वो आजकल चल रहा है ना, मतलब आजकल ट्विटर पे ये भी चल रहा है कि 2 तस्वीरें लगाई जाती हैं। किसी ने मरियम नवाज की फोटो लगाई बिफोर एंड आफ्टर, और उसके ऊपर लिखा कि इन्होंने क्या खाया था। तो किसी ने उसके ऊपर बड़ा शरारती सा जवाब दिया कि इन्होंने इमरान खान का पॉलिटिकल करियर खा लिया। समझ रहे हैं आप। तो मतलब वो आजकल ये भी चल रहा है ना कि क्या खाकर ऐसे हो गए, क्या खाया था। तो मैं तो ये कहूंगी क्या खाकर पैदा हुए और अब पता नहीं क्या खाया है कि जेल में भी जाके दूसरे को सुकून नहीं लेने देना। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि आखिरत में हम बीइंग मुस्लिम, हमारे बिलीफ है कि जब क़यामत होती है आखिरत के अंदर आपने हर चीज़ का हिसाब देना होता है। जहां से मैं देख रही हूँ, मतलब ये मामला तो अल्लाह ताला को पता है कि क्या है। हो सकता है कि वो अल्लाह ताला की नज़र में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इंसान हो, बट मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो तो इसी चीज़ का हिसाब देते रहेंगे कैदी नंबर 804 के उनकी वजह से दूसरों को, उनकी ज़बान की वजह से, उनकी हरकतों सकनात की वजह से दूसरों को कितनी तकलीफ हुई है। मतलब मुझे तो लगता है इसी का खमियाजा भुगतते रहेंगे। अभी अब क्या हुआ है। अच्छा हाँ, अब आप कहेंगे कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि जेल में जाके वहां के सुपरिटेंडेंट से भी प्रॉब्लम हो गई है। आज अदालत के अंदर रिटन दरखास्त दायर की गई। जो दरखास्त जमा कराई गई है अदालत के अंदर, वो सुपरिटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ है। और उस बेचारे का कसूर क्या है, क्यों खिलाफ हो गए हैं जी उसके, कि देखो जी ये इमरान खान की बेटों से मुलाकात नहीं करा रहा, बेटों से बात नहीं करा रहा। वाकई सर पीटना। बेटे किधर है? सुपरिटेंडेंट की ये मजाल की मुलाकात नहीं करा, बेटे किधर हैं? क्या सुलेमान, कासिम, इवन टेरियन, चले टेरियन का स्टेटस मालूम नहीं है, क्या वो अटक जेल आए मुलाकात करने के लिए? अटक जेल तो छोड़े, क्या वो पाकिस्तान पहुंचे? किसी एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट लैंड की? मतलब खैर वैसे तो बरतानिया में होते हैं। आजकल लाहौर में जो टेम्परेचर चल रहा है, बरतानिया में तो उससे 1 डिग्री ऊपर चल रहा है। बरतानिया में तो बल्कि ज्यादा गर्मी पड़ रही है लाहौर से। अगर मैं लंदन की बात करूं, बता हमारे भी कुछ रिश्तेदार रहते हैं, हमारे भी बहन भाई वहां पे रहते हैं। सिर्फ इमरान खान साहब की औलादें नहीं रहती, मतलब हमारी औलादें नहीं रहती, लेकिन मेरी माँ की औलादें जरूर रहती हैं लंदन में। हमें भी पता चल जाता है वहां पे बहुत गर्मी है। पर मसला ये है कि औलादें तो उनकी आई नहीं पाकिस्तान। तो है सुपरिटेंडेंट के ऊपर चढ़ाई कर दी अदालत में जाकर के कि जी दरखास्त दायर करेंगे जी सुपरिटेंडेंट। मुझे तो सुपरिटेंडेंट भी अच्छा नहीं मिला। मतलब ये आलम है। फोन पे बात नहीं कराई। भाई आप क्यों अपने बच्चों को नहीं बुला रहे? बुशरा बीबी से कहें कि एक पैगाम भेजे। बुशरा बीबी नहीं भेज सकती, आप अपने वकीलों के जरिए पैगाम भेज दें। नहीं भेजना आपने, कोई बात नहीं। अलीमा खान आपसे मिलने आती हैं, आपको अलीमा खान पे तो ट्रस्ट है ना। जमाइमा खान के, आपकी जो एक्स वाइफ हैं और उनके जो बच्चे हैं, उनमें से आई एम श्योर उनके जमाइमा खान से, उनके अलीमा खान से तो अच्छे ताल्लुकात होंगे। अलीमा खान को ट्रस्ट कर ले, उनके थ्रू पैगाम भिजवा दे। अपने बच्चे तो बुलाए ना। मतलब एक तो पोलिटिकली ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, ये भी, इनके साथ परवेज लाई को भी जोड़ लें। दूसरा, ये
फैमिली अफेयर्स भी इनके एक्सपोज हो रहे हैं। वहां पर वो परवेज इलाही साहब का बेटा है, वो वांटेड है, वांटेड स्पेन वाला बेटा, कुछ पता नहीं है उसका, वो कह रहा मैंने नहीं आना। यहां पर इमरान खान साहब जो है अगलों को उस चक्की में मुश्किलात की पिसवाए जा रहे हैं कि देखो जी मेरे बेटों से मेरी मुलाकात नहीं करा रहे, मेरी बेटों से मेरी बात नहीं करा रहे। बेटों को तो बुलाए, यहां आकर बेटे खड़े हों। आप यकीन करें मैं व्लॉग करूंगी कि ऐसी की तैसी, किसकी जरूरत हुई कि कासिम और सुलेमान को कैदी नंबर 804 से नहीं मिलने दिया? ये तो फिर ज्यादती है ना, मतलब हवा में। बिल्कुल वैसे जैसे कि जी इनको वो कौन से हैं इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनके अगेंस्ट उन्होंने कितनी ज्यादा वो कैंपेनिंग की थी और कितनी ज्यादा प्लानिंग की थी और कितने ज्यादा इल्जामात लगाए थे। और वैसे आमिर फारूक साहब को भी हैट्स ऑफ है, उनको भी 21 तोपों की सलामी है कि वो भी धराधर सारे केसेस अपने पास ही लगाए जा रहे हैं इमरान खान के। तो मतलब ये है कि जेल में भी जाके जो है आपको सुकून नहीं आ रहा, आपने किसी को बख्शना नहीं है, आपने किसी की खलासी नहीं करनी, आपने मसरूफ रखना है। सही है, रखे मसरूफ भाई, आपके अंदर होगा बड़ा स्टेमिना, इन्हीं चीजों के लिए स्टेमिना है आपके पास, और कुछ अच्छा करने के लिए, यूथ के लिए कुछ करने के लिए तो आपके पास स्टेमिना नहीं है। खैर ये तो मैंने आपको बताना था। इमरान खान वर्सेस जेल सुपरिटेंडेंट। अब बेचारे सुपरिटेंडेंट की कमबख्ती आ गई है, लेकिन कर ले जो चाहे मर्जी कर लें, आपने जल्दी जेल से बाहर नहीं आना। तो मैं एक मशवरा दूंगी खान साहब को कि कैदी नंबर 804 जितना बेहतर हो सुपरिटेंडेंट जेल से बनाकर रखे। क्या कुछ नहीं कर रहा वो आपके लिए, खाना पीना, कैमरा, बाथरूम, रेजर, शेविंग रेजर, हर चीज तो वो आपकी फरमाइश, मतलब हर रोज एक नई फरमाइश, हर रोज एक नई फरमाइशी प्रोग्राम। वैसे तो जब वजीर आजम थे तो मुंह पर हाथ फेर फेर के कहते थे मैं नवाज शरीफ का एसी उतरवाऊंगा, और खुद आकर के मुलाकातों के लिए तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। सीरियसली, मतलब ये तड़पना ही होता है, बिन पानी जैसे मछली तड़पती है वैसे ही आप तड़प रहे हैं। हालांकि आपकी रोजाना की बुनियादों पर मुलाकातें होती हैं। वैसे तो ट्यूसडे और थर्सडे, एक ट्यूसडे का दिन फैमिली के लिए, थर्सडे का दिन बुखला के लिए, लेकिन लगातार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हर दूसरे दिन इमरान खान साहब की मुलाकातें कराई जा रही हैं, केसेस को लेकर के, लेकिन फिर भी इनका फरमाइशी प्रोग्राम खत्म नहीं होता। अच्छा, अब एक तो ये बात मैंने कर ली, आगे आ जाए क्योंकि और भी बड़ी मैंने बातें करनी है। मैंने आपसे करनी है जी काजी फाइज ईसा वर्सेस उमर अता बंदयाल साहब। अब ये मैं वर्सेस क्यों कह रही हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अदालतों की छुट्टियां चल रही थी, आपको पता है इनकी भी छुट्टियां होती हैं 2-2.5 महीने की। उसके बाद आज अदालतों ने रिज्यूम करना था, जिस दिन रिज्यूम होता है उस दिन कहते हैं कि जी नया अदालती साल है। आई डोंट नो कि एज पर SOP या लॉ क्या हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली आज 11 तारीख है और 16 सितंबर को उमर अता बंदयाल साहब का लास्ट वर्किंग डे है। मैं ये समझती हूँ कि जो बहुत ही बावकार लोग होते हैं और बावकार रियासतें होती हैं और जो डिसेंट कंट्रीज होती हैं, उनमें यह होता है कि अगर एक कोई शख्स नया ओहदा ले रहा है या नए ओहदे पर उसने आना है तो नई चीज का आगाज वही करे। जैसे कि मुझे ऐसे लगता है, मैं आपको अगेन मैं ये बता रही हूँ कि ना मैं वकील हूँ ना मुझे पता है, और मैंने इस बारे में वैसे चेक भी नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। लेकिन मैंने जब ये उनका नए अदालती साल की तकरीब से, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब खिताब करने के हवाले से मैंने उनकी खबर पढ़ी, तो जो पहला रिएक्शन मेरे दिमाग में आया ऐसे पाकिस्तानी, मुझे नहीं पता ठीक है कि गलत है, लेकिन मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी कि 4 दिन से क्या हो जाएगा। इस अदालती साल की जो तकरीब है उससे मैं ये समझती हूँ कि चीफ जस्टिस इन वेटिंग काजी फाइज ईसा साहब को खिताब करना चाहिए था। 4 दिन वेट कर लेते, 4 दिन से क्या हो जाता। आई डोंट नो व्हाट द लॉ सेज, बट एनीवेज मैं ये समझती हूँ कि नया जो अदालती साल है उससे एड्रेस काजी फाइज ईसा साहब को करना चाहिए था। लेकिन खैर अभी उमर अता बंदयाल साहब से मैं ज़र्फ, बड़ापन, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। मतलब जो कि कोर्ट इन लॉ को एक्चुअली मदर इन लॉ के हिसाब से चलाएं, तो मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ उनसे, मेरी उनसे ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस हैं। बल्कि जो आज उन्होंने तकरीर की, मैं तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो जो तकरीर थी ना उसके अंदर वो जो एक शख्स जो इससे पहले तख्त नशी था, वो वाली चीज़, मुझे तो जो आज है वो फिरौनियत थोड़ी कम नज़र आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए मुझे फिरौनियत कम नज़र आई क्योंकि आज वो बड़े धीमे अंदाज में झुके झुके से बात कर रहे थे। मैं चीज़ें बता देती हूँ, उन्होंने जो आपसे बातें की, और बातें भी उन्होंने अजीबो गरीब किस्म की हैं कि आखिरी जाते जाते वो जो जैसे कोशिश नहीं होती कि मैं एक ऐसे ज़रा बाउंसर करा दूँ, या ऐसे गूगली करा दूँ कि अगले को समझ ही ना आए कि मैं क्या कराना चाह रहा हूँ। लेकिन हमें सब समझ आई है कि जाते जाते अच्छों की आकड़ खत्म हो जाती है, और आज वही आकड़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की खत्म होती हुई दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कहा
कि नए अदालती साल की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। जो वाकयात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। तमाम वाकयात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। अच्छा, अब ऑडियो लीक्स केस के अंदर इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि उन ऑडियो लीक्स का प्रोब होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना कि तमाम वाकयात को मैंने ऑडियो लीक्स केस फैसले का हिस्सा बनाया, वो जो फैसला था उसके अंदर तो आपने तुन के रखा उस टाइम की हुकूमत को। उस फैसले के अंदर तो आपने दुश्मनी निकाली। आपने ये बताया कि आप कितने बड़े अंदर से इमरानदार हैं। आपने तो ये बताया, आपने ये कहां बताया? ऑडियो लीक्स जो तकरीबन 6-7 हैं बैक टू बैक, ये शायद इससे भी ज्यादा होंगी, चाहे वो परवेज इलाही वाली हो, चाहे वो जज साहिबान की हो, चाहे वो जितनी भी ऑडियो लीक्स हैं आपकी मदर इन लॉ की हो या मुबैना तौर पर जैसे भी है, उसके बारे में एक दफा भी नहीं कहा कि फॉरेंसिक कराना चाहिए। हालांकि राना सनाउल्लाह साहब उन ऑडियो लीक्स के हवाले से नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम के अंदर ऑन रिकॉर्ड हैं टेलीविजन प्रोग्राम में कि उन्होंने अपने तौर पर इन सब ऑडियोज का फॉरेंसिक कराया और वो फॉरेंसिक ठीक है। यानी ना इंसाफ हुआ और ना इंसाफ होता हुआ दिखाई दिया। ये हमेशा एक ब्लैक मार्क रहेगा। लेकिन खैर एनीवेज, आज मैं ये तमाम तर ये जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है उसके फैसले के ऊपर मैं वीडियो नहीं कर रही, वो मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूं जो कि टाइमलाइन पर मौजूद है, आप वो जाकर के देख सकते हैं। आज मैंने उनकी तकरीर पर बात करनी है। और ये जो उमर अता बंदयाल साहब कह रहे हैं ना, इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी, ये शिकार अदालत को आपने बनाया, क्योंकि आप तो गालिबन चीफ जस्टिस सिर्फ इसीलिए बने थे ताकि आप इमरान खान को रिलीफ दे सके और सिर्फ उनके केसेस सुन सके। पेंडिंग केसेस में 2000 केसेस का इजाफा कर दिया। मुफादे आमा के अवाम के लिए आपने रत्ती भर कोई केस नहीं सुना। सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस था कि बस इमरान खान साहब जो है ना वो किसी तरह बस आपसे खुश हो जाएं, क्योंकि आपको शायद ये लग रहा था कि रिटायरमेंट के बाद आपको टिकट मिल जाएगा पीटीआई का, या आपके किसी साहबजादे को या आपके किसी रिश्तेदार को टिकट मिल जाएगा। खैर टिकट तो अब भी मिल जाएगा, लेकिन आपको शायद ना मिले, क्योंकि आपको तो अभी पीटीआई बहुत गंदा करने वाली है। तो वो कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। आप अपनी चीफ जस्टिस होने के जो पूरा टेन्योर है उसके अंदर आप इमरान खान को फैसिलिटेट करने में लगे रहे, और एंड पे आपको क्या हासिल हुआ? इन तिलों में तेल नहीं था। ये लोग किसी के नहीं हो सकते, ये पीटीआई वाले आपके क्या बनेंगे? खैर एनीवेज जी, उसके बाद क्या कहते हैं कि जी बतौर चीफ जस्टिस आखिरी मर्तबा नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूं और हो सकता है कि ये मेरा आखिरी खिताब हो। टिंग 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 मेरे तो दिमाग में बेल बजी कि जो आखिरी खिताब है, उमर अता बंदयाल साहब कह रहे हैं खुद से कि हो सकता है मेरा आखिरी खिताब हो। इसका मतलब है कि वो जो फेयरवेल की तकरीब होती है, और ये क्योंकि वो हफ्ता शुरू हो चुका है, मतलब आज 11 तारीख है और आज रात को मैं आपसे बात कर रही हूँ, 11 तारीख भी गुजर गई, 12, 13, 14, 15, 16 आखिरी 5 दिन, तो ये तो अलविदाई मुलाकातों के दिन होते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस का जो इनेकाद है, क्या उसके ऊपर एक सवालिया निशान है? क्या इनको प्रॉपर तरीके से फेयरवेल दिए जाने के ऊपर उमर अता बंदयाल साहब को खुद शक है? तो भाई मैं तो सिंपल यहां पर मुतालबा करूंगी कि अगर ये इनकी आखिरी तकरीर थी, जो कि उमर अता बंदयाल साहब खुद कह रहे हैं, तो एक बहुत ही अजीबोगरीब और भोंडी किस्म की तकरीर थी, जिसके अंदर खुद ही इन्होंने ये साबित किया कि अदालत मेरी, फैसला मेरा, और मैं अपनी परफॉर्मेंस का जायजा भी खुद ही लूंगा। यानी अवाम के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि शिकायतें कर रहे थे, कह रहे थे कि जी मीडिया माशरे की आंखें और कान है, लेकिन मेरे हवाले से मीडिया में गलत रिपोर्टिंग भी की गई, क्योंकि आपने गलत हरकतें की। जो आप हरकतें करेंगे हम वही रिपोर्ट करेंगे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ अच्छा बोला हो, मैं जनरली बात करी, उमर अता बंदयाल साहब की बात नहीं करी, जनरली, कि ऐसा हो सकता है? ऐसा तो कोई जादू होता नहीं है, और ना ही कोई ऐसी साइंस ने तरक्की की है कि एक चीज आप अच्छी बोल रहे हो और हम उसको बुरा साबित कर दें, और एक चीज आप बुरी बोल रहे हो और हम उसको अच्छा साबित कर दें। ऐसे तो हो नहीं सकता ना, इतने कोई साइंस ने तरक्की नहीं कर ली। गुड टू सी यू वाले मेरे जुमले को गलत रंग दिया गया। क्या मतलब गलत रंग दिया गया? इसका एक ही रंग होता है। गुड टू सी यू का मतलब होता है कि आपको देखकर अच्छा लगा। अब आप अगर चीफ जस्टिस हैं और अगर आप एक जज हैं और आपके अदालत के अंदर एक मुल्जिम आएगा, चाहे वो बेगुनाह ही हो, लेकिन जब वो आपकी अदालत में आ रहा है, मुल्जिम आ रहा है ना, मुल्जिम को देखकर आपको देखकर अच्छा लगा, आप कैसे कह सकते हैं? मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। इसकी और क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है? इसकी और कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। सो वो इनको लगता है मीडिया की गर्दन पतली है, क्योंकि कंटेम्प्ट लग जाता है तो जो मीडिया के ऊपर डाल दो। नहीं नहीं नहीं, ये बल्ली हम अपने ऊपर नहीं लेंगे। जो आपने कहा हमने वही रिपोर्ट किया। आगे गए थे, शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट बारे ऑब्जर्वेशन दी जिस पर गलत रिपोर्टिंग हुई। जो हुआ मैं उसको दरगुजर करता हूं। हाँ, आप कर दें दरगुजर जो हुआ, लेकिन जो आपने हमारे साथ किया है, जो आपने पाकिस्तान की अदालतों के साथ किया है उमर अता बंदयाल साहब, और जो आपने इंसाफ के नाम के ऊपर पाकिस्तानियों के साथ किया है,
हम उसको कभी दरगुजर नहीं करेंगे। जाते जाते जो आपने एक रिवायत डाल दी कि एक जज अपने बेटे का भी केस सुने, अपनी बेटी का भी सुने, अपनी बहन का भी सुने, अपनी बीवी का भी सुने, अपनी मदर इन लॉ का भी सुने, ये जो आपने गंदी रिवायत डाली है ना, ये आगे बहुत टाइम तक पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगी। और ये आपने किया है, ये किसी मीडिया ने या किसी और के ऊपर इसकी बल्ली मत डालें। और जो अनहोनी काम किया है ना उन्होंने, वो ये फरमा रहे हैं कि नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुताल्लिक बात करते हुए वो ये कह रहे थे कि हो सकता है कि उनकी राय मेरे से मुख्तलिफ हो, लेकिन नए आने वाले चीफ जस्टिस काबिल तारीफ इंसान है। वो बिल्कुल काबिल तारीफ इंसान है, लेकिन ये तारीफ आपके मुंह से इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि अंग्रेजी का एक टर्म है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप उमर अता बंदयाल साहब, जी हां, आप काजी फाइज ईसा साहब को कितना काबिल तारीफ समझते हैं वो आपके बनाए गए बेंचेस में झलकता है। इतने ही काबिल तारीफ और इतने ही अच्छे इंसान थे। जे तुसी जानते जानते गोंगले हो तो मिट्टी ला रहे हो ना कि अगला उन चीफ जस्टिस आ रहे हैं काजी फाइज ईसा, मैं जरा बंदे दा पुत्र बन जा। ये जो आप गोंगलुओं से मिट्टी उतार रहे हैं ना, ये काम मत करें। ये पाकिस्तानियों ने बहुत ऐसे काम देखे हैं जाते जाती बहारों के, तो ये आप ऐसे काम मत करें क्योंकि आपने तो एक बेंच में उनको नहीं रखा, एक बात उनकी नहीं मानी, कोई काम आपने उनके मशवरे और सलाह से नहीं किया, बल्कि आपने जितना आइन और कानून की पामाली की है शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी चीफ जस्टिस ने की हो। बल्कि उल्टा, मैं तो खैर एक कदम आगे जाके आप भी हैशटैग चलाएं और हमें एक ट्रेंड चलाना चाहिए कि हमें मुकम्मल अकाउंटेबिलिटी चाहिए उमर अता बंदयाल साहब के टेन्योर की, राइट। एक तो ये चीज। अब आ जाए जी पाकिस्तान और इंडिया वाली बात है। मुझे पता है वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है। आप क्या समझे मैच का बताने वाली हूँ? मैंने क्या मैच का बताना, मैच का तो आप मुझे बताना। मैच तो अब बाहर चल रहा है, मैं अंदर स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, पर मुझे इतना पता है जो लास्ट मैंने देखा था, इंडियन जो बल्लेबाज है वो घुमा घुमा के मारे थे। मार सकते हैं भाई, बिल्कुल मार सकते हैं, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ये बन गया है। आपने सुना था 9 साल पहले कि चाइना जो है वो 2014 में एक पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, सीपैक जिसको कहते हैं। और तब जब ये सीपैक बन रहा था, तब जनरल पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम की लाडली औलाद जिसका नाम है इमरान खान, वो उस टाइम पे कंटेनर पे चढ़ चढ़ के नाच नाच के कह रहे थे कि नहीं आने दूंगा मैं चाइनीज प्रेसिडेंट को, नहीं बनने दूंगा मैं ये सीपैक। और आज वो लोग, आप ट्विटर पे जाके देखें, ये खबर मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इंडिया के लिए बहुत खुश हूं या मैं कोई एहसास कमतरी का शिकार हूं कि हाय मैं पाकिस्तान में और इंडिया कितनी तरक्की कर दी है। ऑफ कोर्स आप अपने हमसायों को देख के आपको फर्क जरूर पड़ता है, बट आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। बट मैं उन लोगों को आईना दिखाना चाहती हूँ जो अब ट्विटर के ऊपर, टाइमलाइन के ऊपर इस चीज को भी यूथियास बेच रहे हैं, मंजन बेच रहे हैं कि देखो जी पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया। पाकिस्तान के साथ ये जो सीपैक और इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो सब हुआ है ना, ये यूथियाज ने किया है और इनके डैडी जी ने किया है, जहीरुल इस्लाम एंड जनरल पाशा साहब एंड इमरान खान। क्योंकि 2014 के अंदर जब ये कंटेनर पे चढ़ करके चाइनीज प्रेसिडेंट को आंखें दिखा रहे थे कि नहीं आने देंगे ऐसी की तैसी, उसके बाद जब वजीर आजम बन गए तो पूरा का पूरा सीपैक रोल कर दिया। भारत ने उससे बड़ा जो बिजनेस पार्टनरशिप है वो शो कर दिया। मैं आपको उसके निकात बता दूं, ये बहुत जरूरी है, ताकि कुड़ना है ना तो सही तरह आप कुड़े, और जो यूथियाज है ना उनको सही तरह मुंह तोड़ जवाब दे। एक होती है चपेड़ ऐसे वाली, एक होती है उल्टे हाथ वाली चपेड़। ये उल्टे हाथ वाली चपेड़ आपने पॉइंट्स देके ना यूथियाज के मुंह पर मारनी है कि तुम लोगों का बोया हुआ हम भुगत रहे हैं। जो लंदन है, यूके, वो टैक्स फ्री ट्रेड करेगा इंडिया के साथ, ठीक है। सऊदी अरेबिया जो है वो तमाम इंडियंस को जितने सऊदी अरेबिया में जाना चाहते हैं उनको नौकरियां देगा, जिसका ये मतलब है कि जो बांग्लादेशी और जो पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरेबिया में काम करते हैं उनको इलीगल फारिग करके सबके खरूज लगेंगे, कैंसिल होंगे वीजे सबको वापस, क्योंकि इंडियन लेबर वो इनकरेज करेंगे। तीसरा जी टर्की पे आ जाए। टर्की भारत को इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जदीद किस्म का ड्रोन देगा, ड्रोन। इसके अलावा अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सिफारत खाना भारत में बनाने जा रहा है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत। जो तमाम ट्रेड है वो भारतीय बंदरगाहों से होगी इस खित्ते के अंदर। आप समझ रहे हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। भारत ने तिजारती, सिफारती और मौशी मैदान में पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आप आज के मैच को रो रहे हैं, मैं तो नहीं मैच को रो रही हूं, मैं तो इसी चीज को रो रही हूं कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी, वो कौन से मनहूस लोग थे, वो कौन सा मनहूस वक्त था जब ये जो ट्राइका है डिसाइड हुआ कि इमरान, बाजवा और फैज मिलकर के इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करेंगे। मैं तो इसी को रोऊंगी और इसी को कोसूंगी।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि कोसना तो मैं सदर आरिफ अलवी साहब को भी चाहती हूँ, लेकिन अब उसके लिए टाइम नहीं बचा। आप ये वीडियो देखें, अगली वीडियो में मिलकर उनको कोसते हैं।